नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके रीट में, और ये रीट पात्रता में भी है और मेंस में भी है साथियों। पात्रता के अंदर ये साइकोलॉजी में दिया गया है, और मेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये शैक्षिक परिदृश्य में जोड़ा गया है शायद। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाएंगे, और इसमें से आपको 2 क्वेश्चन हर बार पूछता है। प्रश्न कैसे पूछता है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा आगे चल के। तो पूरा का पूरा आज इस वीडियो के अंदर आपको लास्ट तक पूरा आरटीई देखना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के बारे में बात करेंगे आज। तो पूरा क्लास अच्छा लगे तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएंगे और लाइक करके बताएंगे वीडियो को। देखिएगा, शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं ना साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और अपनी जो टेस्ट सीरीज़ है ना, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। रीट पात्रता के लिए स्पेशल है, ओनली रीट लेवल 1 के लिए, बहुत शानदार जानदार भी है। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने। देखिएगा, आरटी अधिनियम, प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा आपका। आरटी अधिनियम को अगर आपने पढ़ लिया तो प्रश्न क्या पूछा गया था वो भी आपको हम बताएंगे अभी मेंस में। तो देखेंगे, आरटी अधिनियम की बात करें तो ये आरटी अधिनियम 12 दिसंबर 2002 को 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था साथियों, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद पूछा जाए तो 21वें अनुच्छेद ए में, अनुच्छेद 21 ए के तहत 86वां संविधान संशोधन हुआ था 12 दिसंबर 2002 को, जिसमें इसे ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया वर्तमान में, से ध्यान रखना आप लोग। आगे बात करते हैं इसमें कि 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का विधेयक भी पारित किया गया था। 4 अगस्त 2009 को, ध्यान रखना, लोकसभा में कब पारित किया गया था इसे? 4 अगस्त 2009 में। 26 अगस्त 2009 की बात करें हम तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उस समय राष्ट्रपति थी हमारी, तो राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए थे और इसको अधिनियम घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उस समय राष्ट्रपति थी, और 26 अगस्त 2009 की बात है तब इन्होंने सिग्नेचर किए थे इस अधिनियम को बनाने के लिए। 1 अप्रैल 2010 की बात करें हम तो 1 अप्रैल 2010 को इस अधिनियम को लागू किया गया था। कहाँ पर? पूरे देश में लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी के हमारे जो 27 राज्य थे उन सभी में इस आरटी अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 के दिन, ध्यान रखना, लागू किया गया था। लेकिन एक पॉइंट आता है हमारा, 29 मार्च 2011 में राजस्थान सरकार ने धारा 38 के तहत संशोधन भी लागू किया था। ठीक है, संशोधन लागू किया था। कब किया था साथियों? ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2011 को, और इसी संशोधन के तहत एक दूसरा अधिनियम बना, आरटी अधिनियम 2011। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अब हम बात करें इस आरटी अधिनियम की तो इसमें धाराएं कितनी हैं? कुल 38 धाराएं हैं। अध्याय पूछे तो 7 हैं। ये प्रश्न रीट मेंस में पूछा गया साथियों। ठीक है, रीट मेंस में अभी आया है 2023 के अंदर। तो कुल धाराएं हैं इसमें 38, और अध्याय कितने हैं? 7 हैं। अनुसूची कितनी है इसमें? 1 अनुसूची है, ध्यान रखेंगे इसका भी। ठीक है भाई, अनुच्छेद 45 के तहत, ये अलग से पॉइंट याद रखना, अनुच्छेद 45 के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसको हम क्या बोलते हैं? आंगनवाड़ी बोलते हैं साथियों। इस आंगनवाड़ी शब्द को फ्रॉवेल ने बच्चों की फुलवारी कहा है। आंगनवाड़ी को क्या कहा है? फ्रॉवेल ने बच्चों की फुलवारी कहा है। किसके तहत? अनुच्छेद 45 के तहत, याद रख लेना आप लोग इसको। ठीक है, अब हम पूरे चैप्टरों की बात करते हैं। इसके पूरे जितने भी अध्याय हैं, 7 अध्याय, और 7 अध्यायों में हमारी 38 धाराएं हैं। पूरा डिक्लेयर पढ़ेंगे, पूरा लास्ट तक, अंत तक वीडियो में बने रहेंगे आप लोग। हमारा जो पहला अध्याय है इसमें बात की गई है परिचय की। देखो, अध्याय के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, धाराओं के बारे में भी पूछ सकता है कि कौन सी धारा में कौन सा नियम जोड़ा गया है, और अध्याय पूछे कि अध्याय में कौन सी बात की गई है। तो पहला अध्याय हमारा परिचय का है। ठीक है, पहले अध्याय में परिचय की बात की गई है, और पहले अध्याय की बात करेंगे हम तो इसमें 2 धाराएं जोड़ी गई हैं। पहले अध्याय में 2 धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। धारा 1 क्या कहती है कि बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, पहली धारा में, ध्यान रखना अच्छे से। धारा नंबर 2 क्या कहती है कि जो आरटीई में प्रयुक्त शब्दावली हैं उनको धारा
2 में जोड़ा गया है। आरटीई में जितनी भी शब्दावलियों का हम प्रयोग करते हैं उन सभी को धारा 2 के तहत जोड़ा गया है। उसके बाद है अध्याय सेकंड। सेकंड अध्याय में हमारी कुल 3 धाराएं आती है, धारा 3, धारा 4 और धारा 5। धारा 3 क्या कहती है साथियों, अच्छे से देखना। प्रारंभिक शिक्षा की बात करती है कि प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। यानी मैं बात करूं कि भाई इस अधिनियम के तहत में 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है। अगर क्लास पूछे तो कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ध्यान रखेंगे आप लोग इस पॉइंट को भी, ठीक है। अगर मैं बात करूं धारा 4 क्या कहती है, धारा 4 कहती है ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो होते हैं, जो बच्चे हमारी शिक्षा की धारा से वंचित रह चुके हैं, उन बच्चों को पुनः शिक्षा की धारा में जोड़ने के लिए किस में काम किया गया है, धारा नंबर 4 में काम किया गया है। धारा 4 कहती है कि ड्रॉप आउट, इसका मतलब बच्चों को पुनः शिक्षा की धारा से जोड़ा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 5 के अंदर, तो इसमें टीसी देने की बात की गई है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब स्थानांतरण प्रमाण पत्र, टीसी की बात की गई है धारा 5 में कि बच्चे की जब प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जाती है तो उसे प्रत्येक अध्यापक, प्रधानाध्यापक का ये कर्तव्य बनता है कि उसे टीसी प्रदान की जाए, ठीक है, शिक्षा पूर्ण होने के बाद। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं अध्याय नंबर 3 के अंदर। अध्याय 3 के अंदर की बात करें तो इसमें कुल धाराएं जोड़ी गई हैं साथियों 6 से लेकर के 11 तक। कितनी है इसके अंदर धाराएं, कुल धाराएं इसके अंदर है हमारी 6। कितनी है, 6 धाराओं को इसमें जोड़ा गया है। कौन कौन सी है, एक तो है हमारी धारा नंबर 6, ध्यान रखना। धारा नंबर 6 क्या कहती है, विद्यालय की दूरी। इतना याद रखना पॉइंट, क्या कहती है, विद्यालय की दूरी। अब मैं इसको समझा रहा हूँ आपको कि प्रत्येक जो विद्यालय है प्राथमिक स्कूल, उसकी दूरी कम से कम 1 किलोमीटर की होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हो चाहे शहरी क्षेत्रों में, प्रत्येक 1 किलोमीटर के बीच में एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए और प्रत्येक 2 किलोमीटर के दूर में कौन सा विद्यालय होना चाहिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, कक्षा 6 से 8वीं तक का। ये बात करती है धारा नंबर 6, विद्यालय की दूरी की बात करती है। धारा नंबर 7 हमारी कहती है वित्तीय अनुपात। वित्तीय अनुपात किस तरीके से बात की गई है साथियों, इसमें बात की गई कि वित्तीय अनुपात में केंद्र सरकार जितना वहन करेगी, राज्य सरकार वहन करेगी, ठीक है, स्कूलों का खर्चा, उसकी बात की गई है इसमें। तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इस वित्तीय अनुपात में, तो उसमें केंद्र सरकार का 55% हिस्सा वहन किया गया था और राज्य सरकार 45%। वही अगर हम बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय अनुपात था 65% केंद्र सरकार का और 35% राज्य सरकार का। उसके बाद अनिल बोरदई कमेटी का गठन किया गया और अनिल बोरदई कमेटी ने क्या कहा साथियों कि केंद्र सरकार 68% वहन करेगी खर्चा स्कूलों का, ठीक है, और राज्य सरकार वहन करेगी 32%। तो ये वर्तमान में भी है यही बोरदई कमेटी का, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं धारा 8 में। धारा 8 के अंतर्गत राज्य सरकार के जितने भी कर्तव्य बनते हैं उन सभी का उल्लेख किया गया है। समुचित सरकार के क्या क्या कर्तव्य बनते हैं इस अधिनियम के तहत, वो धारा 8 के तहत जोड़े गए हैं। नेक्स्ट आती है हमारी धारा 9। ध्यान रखना आप लोग, धारा 9 क्या कहती है, स्थानीय निकायों के क्या क्या कर्तव्य हैं उनकी बात की गई है धारा 9 के अंदर। स्थानीय निकाय कौन कौन सी है साथियों हमारी, जैसे हमारी ग्राम पंचायत, हमारी नगर पालिका, हमारी नगर परिषद, ठीक है, हमारी वार्ड सभा, ठीक है, ये सभी की बात की गई है, ठीक है ना। तो ये आपकी धारा नंबर 9 में स्थानीय निकायों के कर्तव्य क्या क्या हैं उनका उल्लेख किया गया है। धारा नंबर 10 कहती है अभिभावकों के क्या क्या कर्तव्य बनते हैं, उन सभी का उल्लेख धारा 10 में किया गया है। धारा 11 की बात करें हम, तो धारा 11 के अंदर सरकार के द्वारा विद्यालय से पहले शिक्षा के लिए व्यवस्था की जाए। यानी जो बच्चे हैं हमारे 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की जाए भाई, ठीक है, विद्यालय से पहले बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनके लिए आंगनवाड़ी विद्यालय खोले जाए, आंगनवाड़ी नर्सरी व्यवस्था की जाए शिक्षा की, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अध्याय नंबर 4। प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि इस आरटी अधिनियम के तहत सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो ध्यान रखना अध्याय 4 हमारा सबसे बड़ा है ना।
याद रखना। और अध्याय नंबर 4 में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं ध्यान रखना। मूल रूप से अध्याय 4 कहता है कि विद्यालय और शिक्षकों के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं, उन सभी का उल्लेख अध्याय 4 में किया गया है ना। पूछ सकता है कभी कभी आपसे कि अध्याय 4 में किस बात का उल्लेख किया गया है। विद्यालय और शिक्षकों के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या कर्तव्य बनते हैं, उन सब का उल्लेख है। इस अध्याय की अगर मैं बात करता हूँ धारा 4 में, तो धारा 12 से लेकर के 28 तक, ठीक है, 12 से लेकर के 28 तक धाराएं जोड़ी गई हैं अध्याय 4 में, है ना। क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों एक बार लाइक जरूर ठोकना। धारा 12 का काम देखिए आप लोग। धारा 12 इंपॉर्टेंट है। इसमें आरक्षण की बात की गई है। आरक्षण कौन सा? प्राइवेट विद्यालय जो होते हैं, हमारे निजी विद्यालय जो होते हैं, उनमें 25% सीटें जो होंगी बच्चों की, उनमें निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, प्राइवेट जितने भी विद्यालय हमारे, उनमें 25% बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा? निःशुल्क पढ़ाने का प्रावधान है। ये बात करती है धारा नंबर 12। धारा 13 की बात करेंगे तो प्रवेश शुल्क नहीं। इसका मतलब है धारा 13 में कि एडमिशन जब बच्चे का होगा तो कोई भी अध्यापक या प्रधानाध्यापक बच्चे से एडमिशन की फीस नहीं लेगा। प्रवेश शुल्क लेना वर्जित है। इस बात का उल्लेख किया गया धारा 13 में। धारा 14 की बात करूं मैं, तो यहाँ पर प्रवेश के समय कोई भी एज का प्रूफ बच्चे से नहीं मांगा जाएगा। कोई भी उम्र का प्रूफ कि बच्चे कितने दिन का है, ठीक है, कोई भी जन्म प्रमाण पत्र बच्चे से नहीं मांगा जाएगा। इस बात का उल्लेख किया गया है धारा नंबर 14 में। उसके बाद है धारा 15। धारा 15 की बात करते हैं हम, तो प्रवेश हेतु मना नहीं। किसी भी बच्चे को आप एडमिशन लेने के लिए मना नहीं कर सकते। कब तक मना नहीं कर सकते? लास्ट डेट है इसकी 30 सितंबर। 30 सितंबर से पहले आप किसी भी बच्चे को एडमिशन से वंचित नहीं कर सकते। उसको एडमिशन देना ही पड़ेगा विद्यालय के अंदर। और धारा नंबर 16 की बात करूं, तो धारा नंबर 16 क्या बात करती है देखेंगे। मूल रूप से धारा 16 में एक बात का उल्लेख है कि किसी भी बच्चे को विद्यालय में, जो प्राइमरी विद्यालय हमारे उच्च प्राइमरी कक्षा 1 से 8वीं तक के, ठीक है, उनमें किसी भी बच्चे को असफलित नहीं किया जाएगा, यानी फेल नहीं किया जाएगा। किसी भी बच्चे को हम फेल नहीं कर सकते क्लास के अंदर। ये कक्षा 1 से 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, और ना ही उसे विद्यालय से निकाला जाएगा कि ये तो बच्चा तो पढ़ने में कमज़ोर है, ठीक है। इस तरीके से ये धारा नंबर 16 बात करती है। परंतु इसमें एक संशोधन किया गया था जनवरी 2019 में इस धारा के अंदर, ठीक है। क्या किया गया था कि कमज़ोर अगर बच्चा है कोई तो उसको फेल भी किया जाएगा, ठीक है। उसको ये चीज़ समझाई जाएगी कि भाई तू फेल हो गया है, आपको थोड़ा सा इसको दोबारा पढ़ना है इसी क्लास में, ठीक है। और धारा नंबर 17 की बात करते हैं, तो धारा नंबर 17 कहती है मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न का विरोध करती है। कैसे करती है? कि कोई भी अध्यापक, ठीक है, कोई भी टीचर बच्चे को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करेगा। ध्यान रखना, आप सभी भविष्य के टीचर बनने वाले हो, तो आप लोग किसी भी बच्चे को मारा पीटी या फिर धमकाए नहीं, शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करें, वरना आप लोग अंडर 17 धारा में फंस जाओगे। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये हमारी धारा नंबर 16 और धारा नंबर 17 है, ये हमारी गोल्डन धारा कहलाती है, ठीक है, स्वर्णिम धारा कहलाती है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं धारा नंबर 18 की। तो धारा 18 कहती है कि बिना मान्यता के विद्यालय प्रतिबंधित होगा। यानी कि कहने का मतलब है मेरा कि कोई भी व्यक्ति बोर्ड की बिना मान्यता के विद्यालय स्थापित नहीं कर सकता। ये बात की गई है 18 में, यानी उसे मान्यता लेनी ही पड़ेगी बोर्ड से। धारा नंबर 19 में बात की गई है विद्यालय के मानक मापदंडों की, कि विद्यालय चलाने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं, उन सभी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इस बात का उल्लेख किया गया धारा 19 में। धारा नंबर 20 की बात करें तो अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति दी गई है। देखो हमारी अनुसूची कितनी है, इसमें 1 है। इस अनुसूची में अगर कोई भी संशोधन किया जाएगा तो इस बात का जिक्र करने की अनुमति दी गई है धारा नंबर 20 के अंदर। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट धारा है 21 नंबर धारा में बात की गई है भाई एसएमसी का गठन। क्या है एसएमसी? मतलब विद्यालय प्रबंधन समिति। इसके गठन की बात की गई है धारा नंबर 21 में। और ये एसएमसी जो वाला हमारा चैप्टर है, ये मुख्य परीक्षा में दिया गया है साथियों, शैक्षिक परिदृश्य के पार्ट में इंपॉर्टेंट है ये एसएमसी वाला। तो 21 में जिक्र किया गया है। इस एसएमसी की बात करता हूँ मैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसमें कुल
कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? कुल 15 सदस्य, जिनमें 7 सदस्य महिलाएं होती हैं और ये अनिवार्य है, 7 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। धारा नंबर 22 की बात करूं तो विद्यालय विकास की योजनाओं को चलाना पड़ेगा, यानी विद्यालय के अंदर कौन कौन सी विकास की योजना है बच्चों के लिए, उन सभी का उल्लेख किया गया है धारा नंबर 22 में। धारा नंबर 33 की बात करें तो शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पात्रता। शिक्षक कोई भी नहीं पढ़ा सकता विद्यालय के अंदर, शिक्षक वो तभी कहलाएगा जब उसके पास में योग्यता होगी। योग्यता की बात करें तो एसटीसी होगी या फिर बीएड होगी या फिर इनके समकक्ष कोई भी डिप्लोमा या डिग्री होगी। अगर ये वाली डिग्रियां नहीं है या फिर इनके समकक्ष कोई डिग्री नहीं है टीचर के पास, तो वो विद्यालय में नहीं पढ़ा सकता। तो इस बात के लिए बात की गई है धारा नंबर 23 में कि टीचर के पास में कोई ना कोई पात्रता होनी चाहिए। ठीक है। धारा नंबर 24 की बात करता हूं तो शिक्षकों के कर्तव्य यहां पर दिए गए हैं। शिक्षकों के क्या क्या कर्तव्य होते हैं उन सब का उल्लेख किया गया है धारा 24 में। और धारा 25 की बात करूं मैं तो इसमें है विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, कितने विद्यार्थियों पर कितने टीचरों की आवश्यकता पड़ेगी, इस बात का उल्लेख धारा 25 में किया गया है। और धारा 25 इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न बनता है आपका, देखेंगे किस तरीके से यहां से प्रश्न आपका बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो रीट परीक्षा में पूछा गया था, मुख्य परीक्षा में। तो देखेंगे अगर विद्यालय के अंतर्गत, विद्यालय अगर हमारा प्राइमरी लेवल का है, कक्षा 1 से 5वीं तक का है, तो आपका अनुपात बनेगा 30:1। देखो कैसे बनेगा, 30:1, यानी कि 30 विद्यार्थियों पर एक टीचर लगेगा। ठीक है। अगर 60 विद्यार्थी हो जाते हैं तो टीचर 2 लगेंगे। तो ये अनुपात याद रखना आप लोग, 30:1। प्राइमरी विद्यालय जो है उसमें 30:1 रहता है। ठीक है। इसी के आधार पर आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर इस प्राइमरी विद्यालय के अंतर्गत, ध्यान रखना क्वेश्चन को, प्राइमरी विद्यालय के अंतर्गत अगर विद्यार्थियों की संख्या 200 प्लस हो जाती है तो आपका अनुपात क्या रहेगा, 40:1 रहेगा। 40 विद्यार्थियों पर एक टीचर की आवश्यकता होगी। फिर समझ में आ गया। और बात करें अगर विद्यालय के अंदर 150 विद्यार्थी हैं, ठीक है भाई, 150 प्लस विद्यार्थी अगर विद्यालय के अंदर हैं तो वहां पर एक प्रधानाध्यापक भी काउंट किया जाएगा। प्रधानाध्यापक अनिवार्य है जहां पर विद्यार्थियों की संख्या 150 प्लस है। प्रश्न यहीं से पूछा गया था कि एक विद्यालय के अंतर्गत प्राइमरी विद्यालय है, उसमें 151 विद्यार्थी हैं, तो शिक्षकों की संख्या कितनी होगी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और यही प्रश्न रीट मेंस में पूछा गया था अब की बार। अब मैं प्राइमरी विद्यालय की बात करूं तो विद्यालय में शिक्षण के घंटे होते हैं साथियों 800। हमारा पूरा एक वर्ष में प्राइमरी विद्यालय कितने घंटा चलना चाहिए, 800 घंटे। और दिवस की बात करें तो 200 दिन विद्यालय चलना चाहिए एक साल में। ठीक है। दिन पूछा जाए तो 200 और घंटे पूछे जाए तो 800। और प्राइमरी विद्यालय में एक शिक्षक को 7 दिन में कितना पढ़ाना चाहिए, 45 घंटे प्रति सप्ताह अध्ययन करवाना चाहिए। ठीक है, पढ़ाना चाहिए। वही अगर मैं बात करूं अपर प्राइमरी स्कूल की कक्षा 6 से 8वीं तक का, तो इसमें 40:1 रहता है। कितना रहता है, 40:1, ध्यान रखना। और 100 से अधिक पर एक प्रधानाध्यापक। अपर प्राइमरी विद्यालय में 100 विद्यार्थी प्लस हो जाते हैं तो एक प्रधानाध्यापक लगाया जाता है। जबकि बात करें प्राइमरी लेवल की तो इसमें 150 प्लस विद्यार्थी होने पर प्रधानाध्यापक लगाया जाता है। अपर प्राइमरी में शिक्षण के घंटे होते हैं साथियों 1000। शिक्षण के दिवस होते हैं 220। ठीक है, कंपेयर करके पढ़ लेना इसको। और एक टीचर को 7 दिन में कितने घंटे पढ़ाना है अनिवार्य है, 48 घंटे शिक्षण करवाना अनिवार्य है। अब आती है हमारी अगली धारा, यहां से प्रश्न जरूर आएगा, धारा 25 से ध्यान रखना भाई। धारा नंबर 26 बात करती है कि शिक्षकों की रिक्तियां भरा जाना। शिक्षकों की रिक्तियां किसमें, अनुपात में। कैसे भरेंगे, 10% से अधिक पद खाली नहीं रहने चाहिए किसी भी विद्यालय के अंतर्गत। ठीक है भाई, जैसे हमारे स्कूल में 10 पोस्ट है टीचरों की, तो कम से कम 9 टीचर, 8 टीचर नहीं, 8 टीचर हो गया तो कितना हो गया, 20%। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 10 टीचरों की पोस्ट है तो उसमें 9 लगा सकते हैं हम। अगर 8 लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस धारा का विरोध किया जा रहा है। तो 9 टीचर अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि कुल वैकेंसी का 10% खाली रह सकता है, इससे ज़्यादा आप टीचर की कमी नहीं कर सकते। धारा नंबर 27 देखेंगे, गैर शैक्षिक प्रयोजनों में शिक्षक भेजने पर प्रतिषेध है। यानी कि शिक्षकों को आप ऐसे कार्यों में बिल्कुल नहीं लगा सकते जो हमारे राष्ट्र हित में हो या फिर शिक्षा के संबंध में ना हो, है ना। शिक्षा से संबंधित कार्यों में आप लगा सकते हो।
जैसे हमारी जो जनगणना होती है ना साथियों, जनगणना में टीचरों को नहीं लगा सकते, ये कानूनी अपराध है, ये विरोध है यहाँ पर इस धारा का, परंतु फिर भी लगाया जाता है। धारा नंबर 28 की बात करें तो अब आप लोग आगामी शिक्षक बनने जा रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। धारा 28 कहते हैं कि आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकते। ऑन ड्यूटी होते समय आप अगर एक गवर्नमेंट टीचर हैं तो आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकते किसी भी हालत में, ठीक है भाई। अध्याय नंबर 5 की बात करते हैं, हम आते हैं 5 अध्याय पे। इस 5 अध्याय में 2 धाराएं दी गई हैं, धारा 29 और धारा 30। मजा आए ना, क्लास को लाइक करना। अध्याय 5 कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किए जाने के संबंध में प्रावधान। इसमें पाठ्यक्रम और बोर्ड की परीक्षाओं का उल्लेख किया गया भाई। धारा 29 कहती है कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन की सूचना। अगर कोई भी पाठ्यक्रम में सिलेबस में कोई भी चेंजमेंट किया जाएगा तो ध्यान रखें आप लोग, जरूरी है ये बताना। और धारा नंबर 30 कहती है कि बोर्ड की परीक्षाओं की सूचना भी बच्चों को समय पर मिलनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे आगे नेक्स्ट, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम हमारे अध्याय नंबर 6 की, ठीक है। अध्याय 6 में दिया गया है बालकों के अधिकार संरक्षण संबंधी प्रावधान। बालकों के अधिकार जो दिए गए हैं उनके संरक्षण की बात की गई है, उनका संरक्षण करना चाहिए। तो इसमें हमारी धाराएं हैं 4, टोटल कितनी धाराएं हैं? 4 हैं, है ना। तो इसमें धारा नंबर 31 कहती है बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। आपसे कई बार पूछ सकता है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस धारा के तहत किया गया था? धारा 31 के तहत। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी अध्यापक बाल अधिकारों का हनन करेगा या बच्चों के प्रति कोई भी खिलवाड़ करेगा तो इस बात की शिकायत करने का अधिकार दिया गया है धारा नंबर 32 में। धारा 32 याद रखना। अब धारा नंबर 33 और धारा 34 ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धारा 33 कहती है कि केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया धारा 33 के तहत, जिसमें 15 सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया था साथियों, जिसमें 15 सदस्य होते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। तो धारा 33 और धारा 34 दोनों कंठस्थ याद रखना। 33 में केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन और 34 की बात करें तो राज्य सलाहकार परिषद का गठन, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं धारा नंबर 7 की। तो इसमें कुछ अन्य मुद्दे दिए गए हैं अध्याय 7 में। इसमें हमारी धाराएं आती हैं 4, ठीक है। धारा नंबर 35 देखेंगे। धारा नंबर 35 है निर्देश जारी करने की शक्ति। निर्देश जारी करने की शक्ति किसमें है? निहित धारा 35 में। धारा नंबर 36 कहती है अभियोजन हेतु मंजूरी का प्रावधान। कैसे? कि अगर हमारी धारा 13, 18 और 19 जो आपने ऊपर पढ़ी है, ठीक है, धारा 13, 18, 19 के दंडनीय अपराध के अभियोजन हेतु मंजूरी, कि अगर कोई भी व्यक्ति धारा 13, 18 और 19 के खिलाफ छेड़छाड़ करेगा तो उसके लिए अभियोजन की मंजूरी दी गई है, ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दी गई है धारा 36 में। और धारा नंबर 37 कहती है हमारी एसएमसी के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है। अगर एसएमसी पर कोई भी वाद विवाद होता है या कोई व्यक्ति एसएमसी के गठन के बाद में उसके नियमों को भंग करता है, ठीक है, तो उस बात के लिए कार्रवाई की जाएगी। और ये बात की गई है धारा 37 में। और हमारी अंतिम धारा है 38। इस धारा में राज्य सरकार अपने निजी हितों के लिए आरटी में संशोधन करवा सकती है। कि आपने जो अब तक ऊपर 37 धाराएं पढ़ी हैं साथियों, उनमें संशोधन करने का काम, ठीक है, कौन सी धारा करती है? 38 धारा करती है। इस बात का उल्लेख किया गया है। तो हमारी धारा 38 जो है ना, ये हमारे पूरे आरटी की आत्मा कहलाती है। ध्यान रखना आप लोग, आत्मा कहलाती है आरटी की, है ना भाई। अच्छे से याद रख लेना, इसको भी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट करके सभी विद्यार्थी बताएं। और नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर आएंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट जहाँ से प्रश्न बनेंगे, शिक्षण विधियों के प्रश्न, शिक्षण विधियों की क्लासें आपको अब लगातार कंटिन्यूस चलती रहेंगी। और आपके लिए शिक्षण विधियों के नोट्स भी तैयार किए जा रहे हैं, बहुत शानदार जानदार तरीके से कॉम्प्लेक्स रूप में आप सभी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें।